हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अभी तक जो हम हाल फिलहाल पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर का क्या यूज़ है और इसको किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कैपेसिटर किसे कहते हैं। तो कैपेसिटर मतलब एक कंडक्टर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल कंडक्टर को हम कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ओके, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे कंडक्टर की हेल्प लेते हैं ताकि जो हमारा चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल कम हो जाए और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। तो जो दूसरे कंडक्टर की हम हेल्प लेते हैं उसको, और जो हमारा चार्ज कंडक्टर है उसको, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं। एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये मन में ध्यान रखना हो कि उसका जो सपोर्टिंग कंडक्टर है वो कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा। ओके, तो एक सिंगल कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर बोलते हैं और दो कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन को भी हम कैपेसिटर बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, जिसमें से हम पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए उसमें डाइलेक्ट्रिक को हम यूज में ले सकते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कैपेसिटर से रिलेटेड, कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर का यूज़ क्या है। यूज कैपेसिटर का यही है कि हमें जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये काम तो बैटरी भी कर सकती है, तो फिर कैपेसिटर में और बैटरी में क्या डिफरेंस है। तो बैटरी और कैपेसिटर में वर्किंग सेम है, दोनों सेम काम करती हैं, दोनों सेम यूज़ में आती है। बैटरी से भी हमें एनर्जी मिलती है, कैपेसिटर से भी हमें एनर्जी मिलती है, एक चार्ज कैपेसिटर से। बट दोनों में एक डिफरेंस है। बैटरी हमें जो एनर्जी देता है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारी एनर्जी वो हमें नहीं दे पाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। वहीं कैपेसिटर हमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारी एनर्जी यानी इंस्टेंटली हमें बहुत सारी एनर्जी एक साथ में दे सकता है कैपेसिटर। तो इसलिए कैपेसिटर का यूज़ हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमें इंस्टेंटली बहुत सारी करंट, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है हमारे घर पे लगा हुआ पंखा। जो सीलिंग फ़ैन है उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। वो कंडेंसर क्या काम करता है, वो एक साथ में बहुत सारी करंट, बहुत सारी एनर्जी देता है जो हमारे फ़ैन के रोटेशन को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है। ओके, तो इस तरह से इसके कई सारे यूजेस हैं। तो बेसिक जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये कि कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है पोटेंशियल की फॉर्म में, और फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें प्रोवाइड भी करता है एनर्जी। ओके, तो कैपेसिटर का ये यूज है। इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, और अगर इसको किसी कैपेसिटर के में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फ्री स्पेस अगर वहाँ पे भर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउन कर देगा, पोटेंशियल को डाउन कर देगा और साथ ही साथ कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करके, पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देता है। तो जो एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर जिसको हम चार्ज दे रहे थे, उसकी चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट थी, उसकी अपनी एक कैपेसिटेंस थी। उसी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमने एक सपोर्टिंग कंडक्टर की हेल्प ली, एक सपोर्टिंग अनचार्ज कंडक्टर की हेल्प ली। उसकी हेल्प से हमने हमारे चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डाउन किया और उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसकी और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दें। डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो सके, तो वो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सपोर्टिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर की हेल्प ली, दूसरी बार हमने एक डाइलेक्ट्रिक की हेल्प ली। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका भी यही मकसद है, इसका भी यही मोटिव है, हमें डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस मिल सके। हमें जैसी कैपेसिटेंस चाहिए वैसी ही कैपेसिटेंस हमें मिले, यानी हमें इंक्रीज वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की तो इंक्रीज वैल्यू मिले, डिक्रीज वैल्यू चाहिए तो डिक्रीज वैल्यू मिले। तो जैसी वैल्यू हमें चाहिए कैपेसिटेंस की वैसी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिले। उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को, मल्टीपल कैपेसिटर्स को क्या करें, कॉम्बिनेशन करें, उनको कंबाइन करें, उनका एक ग्रुपिंग करें।
तो अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को ग्रुप में लेके आते हैं, उनको आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमें कैपेसिटेंस की इंक्रीज वैल्यू भी मिलती है और डिक्रीज वैल्यू भी मिलती है। दोनों तरह की वैल्यू हमें मिलती है, डिपेंड करता है हम कॉम्बिनेशन किस तरह का कर रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। या आपने करंट के अंदर भी पढ़ा है, रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस को जो जोड़ते हैं, तो वहाँ भी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है। बट यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल, बट ये कैपेसिटर है और साथ ही साथ इसके अंदर जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, कैपेसिटेंस का जो इंक्रीज होना डिक्रीज होना, वो हमें पता चलेगा कौन से कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की इंक्रीज वैल्यू मिलती है और कौन से कैपेसिटेंस में कौन से कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की डिक्रीज वैल्यू मिलती है। जो ये हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है, बहुत सारे कैपेसिटर्स को हमने ऐड किया, कंबाइन किया और हमें एक नेट टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है। उस टोटल कैपेसिटेंस का दूसरा नाम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Okay, so remember this, whenever we will use the word equivalent capacitance, it means total capacitance. Okay, capacitance of the all capacitors, चाहे वो सीरीज में कंबाइन हो रहे हो, चाहे वो पैरेलली कंबाइन हो रहे हो। ओके, तो अभी टॉपिक शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसका मोटिव क्या है, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कैसी वैल्यू मिले, टू गेट ए डिजायर्ड वैल्यू। बहुत सारे कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग की जाती है। हमें कैसी वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की, तो डिपेंड करता है जो सर्किट हम यूज़ में ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पे हम कैपेसिटर फिट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कैपेसिटर की कैसी वैल्यू चाहिए। वहाँ पे हमें कैपेसिटर की इंक्रीज़ वैल्यू चाहिए या डिक्रीज़ वैल्यू चाहिए। इंक्रीज़ वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, डिक्रीज वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। दिस इज कैपेसिटर, कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। इन तीनों कैपेसिटर को देखिए हमने इन 2 पॉइंट्स के बीच में कंबाइन किया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमने 3 कैपेसिटर फिट किए हैं। इस कैपेसिटर का नाम C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3। ओके, ये जो 2 पॉइंट है ए बी, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। एनर्जी का एक सोर्स चाहिए हमें, चार्ज का एक सोर्स चाहिए, और चार्ज का सोर्स कौन है यहाँ पे, बैटरी, जिसमें ये वाला जो बड़ा वाला लाइन है ये दिखाता है हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो छोटी वाली लाइन है ये दिखाती है लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव पोटेंशियल। सो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है और उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है V। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में एक हमने सेल लगाया, बैटरी लगाई, और उसका पोटेंशियल कितना है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ये सेल क्या काम करती है, यहाँ से चार्ज भेजती है Q, और ये चार्ज कैपेसिटर्स पे जाते हैं। उससे पहले ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल है, ये तो हमने बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहचानते कैसे हैं, कोई भी ड्राइंग देखकर, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो डायग्राम है उसको देखकर हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये कैपेसिटर सारे के सारे सीरीज में फिट है या पैरेलली फिट है। तो देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने रास्ते अवेलेबल है, तो एक ही रास्ता अवेलेबल है, ये वाला, और ये सारे कैपेसिटर्स उस एक रास्ते पे आते हैं। यानी अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो हमें C1 कैपेसिटर को जंप करना पड़ेगा, C2 को जंप करना पड़ेगा और C3 को भी क्रॉस करना पड़ेगा।
ओके, इट मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो एक ही रास्ता हमारे पास है, उस रास्ते से अगर हम जाते हैं तो हमें तीनों कैपेसिटर्स को क्रॉस करके जाना होगा। तो दिस इज द प्रूफ दैट ऑल दीज 3 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, कि ये तीनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। प्रूफ क्या है कि ए से बी तक जाने के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल है और ये तीनों कैपेसिटर्स उस एक ही रास्ते पे आते हैं। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमें 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। वो 2 पॉइंट ए और बी हैं जहाँ पे हमने बैटरी फिट की है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। किसका? इन तीनों कैपेसिटर्स का। तो उसके लिए बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सीरीज में होने का प्रूफ क्या है कि ए से बी तक के कितने रास्ते हैं, देखिए एक ही रास्ता है और तीनों कैपेसिटर्स उस एक ही रास्ते पे आते हैं। अगर हमें बी तक जाना है तो हमें C1 को क्रॉस करना होगा और C1 को क्रॉस करके फिर हमें C2 को क्रॉस करना होगा। यानी अगर हमें C2 तक आना है तो C1 को क्रॉस करना होगा, C3 तक आना है तो C1 और C2 दोनों को जंप करना पड़ेगा। इस तरह से हम B पॉइंट तक जाते हैं A पॉइंट से, तो हमें तीनों कैपेसिटर्स को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। यानी तीनों कैपेसिटर्स एक ही रास्ते पे आ रहे हैं। ओके, तो तीनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। द कॉम्बिनेशन इन विच we can proceed from one point to other point through all capacitors along one path. So this is the definition of series combination. हम प्रोसीड कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू ऑल कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर से होते हुए अलोंग दी वन पाथ, एक ही पाथ पे है तीनों कैपेसिटर। ओके, नाउ अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो हमें सिंगल एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा। ओके, तो इन तीनों का हम टोटल यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से Q चार्ज चलता है। ओके, ये Q चार्ज यहाँ से जाएगा और इस वाली प्लेट पे C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट पे ये चला जाता है। ओके, यहाँ पे Q चार्ज चला गया। ओके, अब ये क्या करेगा, अब ये देखिए, ये Q चार्ज क्या करेगा, इसके सामने दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रखी है, ये यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्शन वाला काम करेगा, चार्जेस को इंड्यूस करेगा। ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर है, रिमेंबर दिस। ये एक प्लेट और ये एक प्लेट और इनके बीच में कंडक्टिंग वायर, तो ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, यानी ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर है। तो इसके पास अभी नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज 0 मतलब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे हैं, इक्वल है। और इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि जब ये वाले चार्जेस इधर से चार्जेस को इंड्यूस करते हैं तो यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस अपने पास में किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को। ओके, और हम क्या देखते हैं, इधर रिपल्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे आ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण और पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे। कितना दूर, जितना दूर जा सकते हैं, तो इस वाली प्लेट तक आ जाएंगे। इस प्लेट के बाहर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है जो कि इंसुलेटर है, कंडक्टर तो है नहीं। तो ये चार्जेस और आगे जा नहीं पाते, इस वाली प्लेट पे आके रुक जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस, रिपल्शन के कारण ये दूर हो गए पॉजिटिव चार्जेस। तो जितने नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव ने जितने नेगेटिव खींचे उतने ही पॉजिटिव को यहाँ पे रिपेल करके भेज दिया। ओके, अब सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस कितने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचते हैं, कितने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
तो आंसर है हर चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो सपोज इधर अगर 4 पॉजिटिव चार्जेस है तो इधर से कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, 4 नेगेटिव चार्ज, यानी जितने चार्जेस इस वाली प्लेट पे हैं, कंडक्टर कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पे जितने चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, -q। इसका नेचर नेगेटिव है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम, ये +q और ये -q। जितने पॉजिटिव चार्जेस जिस प्लेट पे हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस को ही अपनी तरफ खींचते हैं और उतने ही पॉजिटिव चार्जेस को ही रिपेल करके इधर भेज देते हैं। तो इस पे कितने चार्जेस हो गए, q। इस प्लेट पे -q और इस प्लेट पे +q। अब वापस से इसके सामने आ गया दूसरा कंडक्टर, ओके, इस कंडक्टर की ये वाली प्लेट। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कंडक्टर में चार्जेस को इंड्यूस करेगा। तो इस वाली प्लेट पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। कितने, जितने इधर पॉजिटिव हैं। और ऐसे ही इसके ऊपर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन के कारण। कितने आएंगे, तो आंसर है जितने इधर नेगेटिव है उतने इधर पॉजिटिव आएंगे। इधर कितने नेगेटिव आएंगे, जितने इधर पॉजिटिव है। तो ये सिलसिला इस तरह से ही चलता रहता है। और आगे चल के यहाँ पे हमें कौन सा चार्ज मिलने वाला है, अब -q। और इधर जो पॉजिटिव रिपल्शन के कारण गए वो कहाँ गए, तो उसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। वो पॉजिटिव चार्जेस इधर से आते हुए नेगेटिव चार्जेस के साथ में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ओके। तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि हमने जो चार्जेस यहाँ से दिए, Q चार्ज यहाँ से बैटरी सप्लाई कर रहा है Q चार्ज, और कैपेसिटर के ऊपर हर कैपेसिटर पे क्या आ गया, Q चार्ज आ गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, कैपेसिटर कौन सा है इसमें, व्हाट इज C1। C1 क्या है, कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है, क्या हम इस कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर कहेंगे, नहीं, इस कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर नहीं कहेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि हम कैपेसिटर किसको कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं, जिसमें एक कंडक्टर होता है, उसके सामने पैरेलल दूसरा कंडक्टर होता है जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए आता है, जो कि इसके पोटेंशियल को कम करने के लिए आता है, जिसके ऊपर इंडक्शन वाला इफेक्ट हमने देखा था, ओके। तो ये दोनों प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाती है और उस कैपेसिटर का नाम है C1। ये दोनों प्लेट मिलके, ऐसे ही ये दोनों प्लेट मिलके दूसरा कैपेसिटर बना रही हैं C2, और ऐसे ही ये दोनों प्लेट मिलके तीसरा कैपेसिटर बना रही है C3। तो फिर ये जो H में बना हुआ है, ये H, ये क्या है, दिस इज नॉट ए कैपेसिटर, दिस इज ओनली ए कंडक्टर। क्योंकि कैपेसिटर की कंडीशन ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन ये कि दोनों कंडक्टर पास पास होने चाहिए लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, उनके बीच में फ्री स्पेस या वैक्यूम होना जरूरी है, उनके बीच में खाली जगह होना जरूरी है, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, ओके। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, किसके थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा जो एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज नॉट कैपेसिटर, दिस इज ओनली ए कंडक्टर, ओके, लाइक दिस इज ओनली ए कंडक्टर। ये भी सिर्फ क्या है, एक कंडक्टर है। कैपेसिटर ये है, एक प्लेट C1 की पहली प्लेट, इस कैपेसिटर की पहली प्लेट, और इसी कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है। ऐसे ही C2 कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट और C2 कैपेसिटर की ये सेकंड प्लेट, C3 कैपेसिटर की ये वाली फर्स्ट प्लेट और C3 कैपेसिटर की ये सेकंड प्लेट, ओके। अब देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कैपेसिटर की बात करते हैं, कई बार बच्चों से सवाल पूछते हैं स्टूडेंट से कि बताइए नेट चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, तो वो यहाँ पे +q देखते हैं और यहाँ पे -q देखते हैं और जवाब दे देते हैं कि नेट चार्ज 0 है। नहीं, नेट चार्ज 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल प्लेट हैं, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। वापस से इस बात को मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे फ्री स्पेस है या फिर एयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है। तो नेट चार्ज 0 तभी होता है जब एक सिंगल कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में हो, एक ही कंडक्टर के ऊपर, तब उस कंडक्टर का नेट चार्ज 0 होता है। तो वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, नेट चार्ज इस कंडक्टर का 0 है, जो H शेप में कंडक्टर है, इस कंडक्टर का नेट चार्ज 0 है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर देखिए -q और +q, और ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, तो इसका नेट चार्ज 0 है, इसका नेट चार्ज 0 है। कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 नहीं है। कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तो कैपेसिटर का चार्ज है q।
Q चार्ज हमने कैपेसिटर को दिया है और इधर जो माइनस Q डेवलप हुआ है ये तो इंडक्शन के कारण डेवलप हुआ है। ये वाली प्लेट तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रखी गई है, इसके साथ ही कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो माइनस Q तो यहाँ इंडक्शन के कारण डेवलप हुआ है, अदरवाइज हमने चार्ज कितना दिया है इस कैपेसिटर को, Q, तो Q चार्ज है इसके पास। और ऐसे ही इधर कितना चार्ज आ गया, Q, तो सेकेंड कैपेसिटर पे भी नेट चार्ज कितना है, Q, थर्ड कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, Q, फर्स्ट कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, Q, तो हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q। ओके, तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, ये तो मैंने आपको समझाया इंडक्शन वाले टेक्निक से। अगर हम इसको इंडक्शन की टेक्निक से नहीं समझना चाहते तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, तो ये वाली प्लेट जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है तो इस पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ऐसे ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस वाली प्लेट से, तो इस पर नेगेटिव चार्जेस आ गए। बाकी अंदर जो है वो तो कंडक्टर है, और कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होता है, 0, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आए हैं उसके सामने वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और उसके दूर वाली प्लेट पे रिपल्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए और उसके सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन के कारण इस वाली प्लेट पे आ जाएंगे। तो इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख लेते हैं पहले, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 connected in series between terminals AB। AB पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। V is the voltage of the battery, या कोई भी सोर्स है, सेल, connected across points AB। Charge Q is given by battery to the capacitors। ओके, अब क्या होता है इसके बाद देखिए, सबसे पहली चीज हमें चार्ज को स्पेसिफिक करना होगा कि C1, C2, C3 पे कितने चार्ज आए हैं। हमने यहाँ से Q चार्ज दिया बैटरी से, C1 पे कितना चार्ज आया, C2 पे कितना आया, C3 पे कितना आया। तो देखिए Q चार्ज यहाँ से अंदर एंटर करता है, यहाँ से Q चार्ज एंटर कर रहा है अंदर। ओके, अब हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और एक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ से हमने Q चार्ज यहाँ भेजे, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितने बाहर निकलने चाहिए, Q। चाहे ये इन कैपेसिटर्स में कुछ भी काम करे, यहाँ पे कुछ भी काम करके आए चार्ज, लेकिन बाहर आने कितने चाहिए, Q। यहाँ से हमने 100 चार्जेस भेजिए, यहाँ से 100 चार्जेस अंदर डाले, तो यहाँ से बाहर कितने निकलने चाहिए, 100, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितने चार्ज हैं वो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ओके, तो 100 चार्जेस अगर हमने यहाँ से भेजे हैं इनपुट में, तो आउटपुट में हमें कितना मिलना चाहिए, 100। अदरवाइज अगर यहाँ पे हमें 90 मिलता है तो इसका मतलब 10 चार्जेस कहाँ चले गए, अंदर कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए किसी काम में। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है। ओके, यहाँ से हमने 1 लीटर पानी डाला, इस पाइप के इसे एक एंड से, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ये पाइप का ए एंड है, ये पाइप का बी एंड है। यहाँ से हमने पानी डाला 1 लीटर,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना वापस बाहर आएगा 1 लीटर। यहाँ से 1 लीटर डालेंगे तो यहाँ से कितना बाहर आएगा 1 लीटर। इसका मतलब अंदर कितना बह रहा है, अंदर कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो आंसर है 1 लीटर, तभी तो बाहर 1 लीटर आएगा। अगर अंदर पानी कम होगा तो बाहर 1 लीटर कैसे मिलेगा। तो जितना पानी यहाँ से डाल रहे हैं उतना ही पानी बाहर हमें मिल रहा है यहाँ पे। इट मीन्स अंदर उतना ही पानी बह रहा है जितना बाहर मिल रहा है, जितना अंदर डाला गया है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हमने क्यू चार्जेस भेजे हैं और यहाँ पे हमें क्यू चार्जेस मिलते हैं तो इट मीन्स अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज। ओके, तो जितने चार्ज यहाँ से भेजेंगे उतने ही चार्ज हमें यहाँ पे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जितने यहाँ से भेजे जा रहे हैं उतने ही अगर हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अंदर उतने ही चार्ज फ्लो कर रहे हैं जितने यहाँ से भेजे गए हैं और जितने यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, जितने यहाँ से चार्ज भेजे हैं उतने ही चार्ज यहाँ पे मिलेंगे। ये तो हो गई बात अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन चार्जेस अगर हम ये बात कह रहे हैं कि जितने चार्ज यहाँ से हम भेज रहे हैं उतने ही चार्ज यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर ये बात हम कहते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना यहाँ से भेजा गया है, जितना यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। यानी हर कैपेसिटर को यहाँ पे कितना चार्ज मिलता है, सेम चार्ज। जितना चार्ज पहले कैपेसिटर को मिलेगा उतना ही सेकंड को मिलेगा, उतना ही थर्ड को मिलेगा। तो जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जब सीरीज वाला होता है तब कौन सी चीज़ कॉमन होती है हर कैपेसिटर पे, वो है उनका चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। ओके, हर कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलेगा एंड सेम एज गिवन बाय द बैटरी, और जो बैटरी चार्ज दे रहा है वही वाला चार्ज होगा। ओके, तो यहाँ से अगर क्यू चार्ज आया है तो हर कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, क्यू चार्ज। इसको क्यू और इसको भी क्यू चार्ज। ओके, सो रिमेंबर दिस। तो पहला पॉइंट हमारा है जिसके अंदर हमने क्या कहा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर is same and it is same as given by the बैटरी। जो भी सोर्स हमने लगाया है वो जो चार्ज दे रहा है। ओके, नाउ हमें 3 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया और पोटेंशियल हो गया। कैपेसिटेंस हमने बता ही दिया, तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, एक की C1, एक की C2, एक की C3। चार्ज हमने स्पेसिफिक कर दिया। अब बारी है वोल्टेज की। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी वोल्टेज का पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, वोल्टेज इज distributed across all capacitors। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाता है। यहाँ से टोटल पोटेंशियल V भेजा, यहाँ बैटरी का जो पोटेंशियल है यानी A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। यानी अगर इस चार्ज को A से B तक ले जाना है तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज, पोटेंशियल मतलब होता क्या है, पोटेंशियल मतलब यही तो होता है, वर्क डन ऑन चार्ज। ओके, तो इस Q चार्ज को अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस पे, W/Q। तो वही इसका पोटेंशियल है। V पोटेंशियल मतलब हो गया कि इस Q चार्ज पे हम कितना वर्क कर रहे हैं A से B पॉइंट तक ले जाने के लिए। ओके, तो मान लेते हैं ये वर्क डन है टोटल 100। तो पहले कैपेसिटर को क्रॉस करने में इस 100 जूल एनर्जी में से कुछ एनर्जी यहाँ लग जाएगी, कुछ यहाँ लग जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे लग गई एनर्जी 30, यहाँ पे लग जाती है 50 और यहाँ पे खर्च हो जाती है 20। तो टोटल कितना हो गया, 30, 50, 80, 20, 100। तो टोटल एनर्जी कितनी है, 100। तो 100 में से 30 तो इस कैपेसिटर में खर्च हो गई चार्ज को स्टोर करने में,
50 इस कैपेसिटर में खर्च होगी और 20 इस कैपेसिटर में खर्च होगी। तो टोटल कितना है 30, 50, 20, 100। तो जितना पोटेंशियल हम लगा रहे हैं कैपेसिटर्स के एक्रॉस, सारे कैपेसिटर्स के एक्रॉस, यानी ए और बी पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल हम लगा रहे हैं वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 इस वाले कैपेसिटर के एक्रॉस, इस वाले कैपेसिटर के एक्रॉस मान लेते हैं V2, इस वाले कैपेसिटर के एक्रॉस मान लेते हैं V3। वापिस से क्या है ये V2, V1, V2, V3? Q चार्ज को इस कैपेसिटर से, एक तरह से ये समझ लीजिए, इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर करने में कितना वर्क करना पड़ा, W/Q। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V1, तो यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। फिर चार्ज को इस कैपेसिटर पे स्टोर करना है तो इधर कुछ वर्क करना पड़ता है W/Q। तो इसका W/Q अलग है, इसका W/Q, Q तो सब में सेम है लेकिन सबका W कैसा है, अलग है, यानी सब पे वर्क डन कैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए सबका पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग है। ओके, V1, V2, V3। अब देखिए हमें इस फॉर्मूले से V1 का फॉर्मूला पता है। V1 किसके इक्वल होता है, अगर V को इधर ले आए, C को नीचे ले आए तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज हमें पता है इसके ऊपर कितना है Q, कैपेसिटेंस कितनी है C1। ऐसे ही V2 की वैल्यू, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है Q, क्योंकि चार्ज तो सेम है सब में। V2 की वैल्यू कितनी है Q/C2। ऐसे ही ये Q/C3। ओके, तो वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 इज इक्वल टू Q/C1, V2 इज इक्वल टू Q/C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q/C3। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए चार्ज यहाँ पे कैसा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इट इज सेम एज गिवन बाय द बैटरी। सब कैपेसिटर्स को चार्ज कितना मिला है, Q चार्ज। पहले कैपेसिटर को चार्ज मिला Q, तो अगर Q की टर्म में लिखे तो CV होता है। तो पहले कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू C1V1। दूसरे कैपेसिटर के लिए भी चार्ज कितना है Q, तो दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू करके C2 इंटू V2 और ऐसे ही C3 इंटू V3। क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज क्या है Q, तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, सेम चार्ज, सेम एज बाय गिवन बाय द बैटरी। ओके, सो Q बराबर C1V1, C2V2, C3V3। इस रिलेशन से हम एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस वाले रिलेशन से हमें एक चीज़ पता चलती है और वो है कि जो V है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। Q सेम है पहले कैपेसिटर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो Q तो हो गया कांस्टेंट। सो C1V1 इक्वल टू कांस्टेंट, C2V2 इक्वल टू कांस्टेंट, C3V3 इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स CV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ओके, यानी V1, V2, V3 ये तीनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैपेसिटर के लिए। अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर करने में जो वर्क किया गया, पर यूनिट चार्ज जो वर्क किया, वो है ये पोटेंशियल। तो अब कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कहाँ पे वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आंसर है जिसकी कैपेसिटेंस कम है। ओके, तो C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर्स में से जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा। ओके, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, यानी जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उस पे Q चार्ज रखने के लिए, क्योंकि चार्ज तो हम सब पे कितना रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, इस पे भी Q चार्ज, इस पे भी Q चार्ज, इस पे भी Q चार्ज,
इसका कैपेसिटेंस हो सकता है ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस कम है, और हो सकता है इसका सबसे कम कैपेसिटेंस हो। तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन तीनों को हम चार्ज कैसा दे रहे हैं? सेम चार्ज दे रहे हैं, क्यू क्यू क्यू, तीनों को क्यू चार्ज दे रहे हैं। ओके, तो जिसकी कैपेसिटेंस कम है सबसे, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है चार्ज स्टोर करने की, उसमें चार्जेस को भरने के लिए, उतने ही चार्ज को भरने के लिए हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, जैसे हमारे सामने जैसे एक थैला है हमारे सामने, हमारे पास 3 थैले हैं, एक का वॉल्यूम ज़्यादा है, एक का थोड़ा कम है, और एक का सबसे कम है। और हमारे पास कुछ सामान है, कुछ कबाड़ पड़ा है, उसको उस बोरे के अंदर भरना है। ओके, तो पहले वाले बोरे में वॉल्यूम ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, तो उसमें ईजीली आ जाता है। दूसरे वाले की कैपेसिटी थोड़ी कम है, वॉल्यूम कम है, तो उसमें वही सामान भरने में थोड़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कैसी है, थोड़ी कम हो गई। अब ऐसे ही तीसरे बैग की बात करते हैं, जिसका वॉल्यूम सबसे कम है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है सामान स्टोर करने की। तो अगर वही सामान जो हमने पहले और दूसरे बैग में भरे हैं, वही सामान अगर तीसरे बैग में भरे, जिसका साइज काफ़ी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सामान को बहुत ज़्यादा दबाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान तो हम उतना ही भर रहे हैं। डिफरेंस किस चीज़ का आ गया? डिफरेंस आ गया साइज का। पहले वाले जो 2 बैग थे, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा था, इसलिए उधर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें सामान भरने के लिए। बट वही सामान को अब छोटे बैग में भरना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पुश करना पड़ेगा सामान को, ज़्यादा दबाना पड़ेगा उसको, तो यानी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है, उसमें अगर हम चार्जेस को ज़्यादा भरेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और ये फॉर्मूले से भी हमें दिखता है। ओके, V और C के बीच में जो रिलेशन है, उससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा? जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे कम होगा। ओके, तो V1, V2, V3 में कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, ये कैसे पता चलेगा? कैपेसिटर से। जिसका कैपेसिटेंस कम, उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, उसका पोटेंशियल सबसे कम। ओके, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। हमने Q फाइंड आउट कर लिया, Q को स्पेसिफिक कर दिया, तीनों कैपेसिटर्स पे Q सेम है। वोल्टेज को स्पेसिफिक कर दिया, इंडिविजुअल कैपेसिटर की वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब तीसरी बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू, यहाँ पे EQ लगा देते हैं हम, टोटल चार्ज और टोटल वोल्टेज। C टोटल किसके इक्वल होगा? Q टोटल और V टोटल। ओके, Q टोटल कितना Q है? टोटल Q कितना है? जितना बैटरी ने दिया, कितना है वो Q, तो Q टोटल की वैल्यू तो है Q, और V टोटल कितना है? इंडिविजुअल V कितना है? V1, V2, V3, तो V टोटल कितना है? V, सो Q अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। सो Q अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद V1, V2, V3 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1, ऊपर Q ऑलरेडी है, V1 की वैल्यू लिख देते हैं Q अपॉन C1, प्लस V2 की वैल्यू है Q अपॉन C2, Q अपॉन C2, ऐसे ही V3 की वैल्यू है Q अपॉन C3। नाउ Q कॉमन है, तो Q को बाहर निकाल लेंगे, Q अपॉन Q बाहर आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, सो C इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो
इसको उल्टा कर लेते हैं तो C इक्विवेलेंट को हम लिख देंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. So this is total capacitance of these capacitors. ये total capacitance निकल के आ गया. ओके नाउ तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो हम करंट में पढ़ते थे वहाँ सीरीज के अंदर रेसिप्रोकल का एडिशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे उधर रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल का एडिशन नहीं था, लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा है जस्ट उसके. सो रिमेंबर दिस, सीरीज के अंदर रेसिप्रोकल का एडिशन है. ओके अब देखिए इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है. देखिए सपोज यहाँ पे C1 C2 C3 ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, मान लेते हैं n कैपेसिटर्स है. फॉर n कैपेसिटर्स तो उस केस में C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn. ओके हमारे पास n कैपेसिटर्स है अलग अलग कैपेसिटेंस के, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 फिर 1/C5 ऐसे करते करते कितने 1/Cn फॉर n कैपेसिटर्स. अब मान लेते हैं फॉर n कैपेसिटर्स फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम होगी तो हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस कितने C n 1/C. पहला 1/C, दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ऐसे करते करते कितने कैपेसिटर्स लगाने की बात करी हमने n कैपेसिटर्स. तो इसका टोटल कितना हो जाएगा n टाइम्स 1/C. सो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया n टाइम्स 1/C. ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n. सो इससे हमें क्या पता चलता है, सपोज यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर फिट करे, मान लेते हैं सबकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो तीनों की कैपेसिटेंस कैसी है सेम. ओके कितनी है 2 × 10⁻⁻6 फेरेड, 2 माइक्रोफेरेड यानी 2 × 10⁻⁻6 फेरेड डिवाइड बाई कितने कैपेसिटर्स मैंने कहे 3 कैपेसिटर्स, तो किससे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे. तो 2/3, 2/3 क्या है लेस देन 1, 2/3 क्या है लेस देन 1. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है माइक्रोफेरेड में आएगी, बट जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी पॉइंट में आएगी. तो इट मीन्स जो हमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है रिड्यूस वैल्यू मिल रही है, डिक्रीज वैल्यू मिल रही है. ओके तो n जो नीचे आ रहा है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n जो नीचे आ रहा है इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाएंगे सीरीज में, यानी आपने अगर 3 कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटेंस कितनी आई 2/3. अगर सपोज यहाँ पे 3 की जगह हम 5 कैपेसिटर फिट कर देते सीरीज में तो 3 की जगह क्या आ जाता 5 आ जाता, तो 2/5 और भी छोटा नंबर हो जाता. और अगर सपोज यहाँ पे हमने 3 की जगह पे 10 कैपेसिटर्स लगा दिए तो 2/10 हो जाता, 3 की जगह 10 आ जाता. सारे कैपेसिटेंस कितनी है 2 है और कितने लगा दिए कैपेसिटर 10, तो 3 की जगह पे क्या आ जाता 10 आ जाता. तो जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ाते जा रहे हैं सीरीज में, तो जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जा रही है. ओके सो रिमेंबर दिस, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वी गेट रिड्यूस वैल्यू ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस. ओके सो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन
we get reduced or decreased value of total capacitance। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डिक्रीज वैल्यू आएगी, लेस वैल्यू आएगी। और ये जो स्मॉलर वैल्यू आएगी ये इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। ओके, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो जो सबसे छोटा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है उससे भी कम वैल्यू आएगी। ओके, सो रिमेंबर दिस, द टोटल capacitance will be smaller than the smallest value of the capacitance। okay, the total capacitance will be smaller than the smallest value of the capacitance connected in the series combination। ओके, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका है 4 और इसका है 6। तो अगर हम इन तीनों का अभी निकालें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों सीरीज में है, तो जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल होगी, यानी 2 से भी कम होगी वैल्यू। ओके, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, 1/2 + 1/4 + 1/6 ये आ गया। इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, जैसे 12 आ गया यहाँ पे, 6 + 3 + 2 11/12। 11/12 ये किसकी वैल्यू आई, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12/11। ओके, सो इस फॉर्मूले से 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/2 + 1/4 + 1/6, एलसीएम लिया 12। ओके, तो 12/11 ये कितना होगा, ये समथिंग होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी स्मॉलर वैल्यू है। ओके, सो रिमेंबर दिस, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होके स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल वैल्यू आती है। ओके, तो ये हो गया। नाउ ओके, इसके अंदर जो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ आएगा फॉर्मूला वो ये ध्यान रखिए, फॉर 2 कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन फॉर 2 कैपेसिटर्स ऑफ C1 एंड C2। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/C1 + 1/C2। तो ये हो गया C1 + C2/C1 C2। तो C इक्विवेलेंट के लिए इसको उल्टा कर देना है, C1 C2/C1 + C2। ओके, इसको जस्ट क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो ये वाली क्वांटिटी भी फ्लिप हो जाएगी। सो दिस विल बी C1 C2/C1 + C2। ओके, तो इस तरह से ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, हमें कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, हर कैपेसिटर को सेम चार्ज मिल रहा है और वो चार्ज कितना है, जितना बैटरी से निकल रहा है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, जितना सोर्स का वोल्टेज है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, V लगाया है, तो V के इक्वल होगा V1 + V2 + V3। ओके, तीसरी बात, C इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो C इक्विवेलेंट के लिए हमें हमारा जो जनरल फार्मूला है Q/V, उसमें Q की वैल्यू लिख देनी है। Q कितना होगा, जितना बैटरी से मिल रहा है, और V कितना, V1 V2 + V3 ये रखना है।
ओके, तो इस तरह से हम इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि V1, V2, V3 ये क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, तो इसमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, Q/C1, Q/C2 और Q/C3। ओके, जब भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके अंदर हमें दो ही क्वांटिटीज गिवन होगी, या तो कैपेसिटेंस गिवन होगी और साथ में वोल्टेज गिवन होगा, बाकी क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीन कैपेसिटर है हमारे पास, C1, C2 एंड C3। इन सब की जो फर्स्ट प्लेट है वो एक सिंगल पॉइंट से मिली हुई है, A से जुड़ी हुई है, और इन सब की दूसरी प्लेट वो दूसरे पॉइंट से मिली हुई है। ओके, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, अब देखिए A से B पॉइंट तक जाना है, मुझे A से B तक जाना है, तो मेरे पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं, कितने रास्ते मेरे पास हैं जिनको मैं चुन सकता हूँ। तो एक रास्ता तो ये वाला है C1 के थ्रू, दूसरा रास्ता ये वाला है C2 के थ्रू, तीसरा रास्ता C3 के थ्रू है। ओके, तो A से B तक जाने के लिए मेरे पास तीन अलग अलग रास्ते हैं और इन तीनों रास्तों में तीन अलग अलग कैपेसिटर पड़ते हैं। तो अगर मैं पहले वाले रास्ते से B पॉइंट पे जाता हूँ तो इन दोनों वाले कैपेसिटर्स को मुझे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता हूँ तो केवल इस कैपेसिटर को जंप करना है, इसको क्रॉस करना है, इन दोनों कैपेसिटर्स को मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता हूं तो इन दोनों कैपेसिटर्स को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी कैपेसिटर को क्रॉस करना है और B पॉइंट तक चले जाना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो पॉइंट के बीच में हमारे पास अलग अलग रास्ते अवेलेबल हों और हर रास्ते पे उसका अलग अलग कैपेसिटर फिट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीका याद रखने का ये रख लीजिए कि एक प्लेट, हर कैपेसिटर की एक प्लेट एक सिंगल पॉइंट से जुड़ी होगी, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी होगी। जबकि सीरीज में क्या था, सीरीज के अंदर जस्ट इस तरह से था, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट A से जुड़ी है तो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट B से नहीं जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी है। तो ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट B से नहीं जुड़ रही, तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ रही है, तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जाके B से जुड़ती है। ओके, और यहाँ पे हर कैपेसिटर की पहली प्लेट A पॉइंट से जुड़ रही है और हर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट B पॉइंट से जुड़ रही है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए A से B तक जाना है, एक ही रास्ता अवेलेबल है और सारे कैपेसिटर उसी रास्ते पे आ रहे हैं तो सब सीरीज में है। A से B तक जाना है, अलग अलग रास्ते अवेलेबल हैं और अलग अलग रास्ते पे अलग अलग कैपेसिटर फिट हैं, तो वो सारे किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके अक्रॉस हमने हमारी वही बैटरी फिट करी, सेल लगाया, इसका वोल्टेज है V, यहाँ से आता है चार्ज Q। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन वी हैव डिफरेंट पाथ for different capacitors. Okay, different path through different capacitors. Okay, तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पाथ हैं, डिफरेंट कैपेसिटर है। सो नाउ इसके अंदर हमें देखिए सबसे पहले क्या चीज़ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और क्या चीज़ इसमें कॉमन है। तो देखिए चार्ज की बात करते हैं, यहाँ से Q चार्ज चला और यहाँ पे आया, यहाँ से Q चार्ज को एंटर करना है और यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, Q चार्ज जितना यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही यहाँ पे बाहर निकलेगा, और उसके पीछे रीजन वही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 100 चार्ज अंदर गए तो 100 ही बाहर आने चाहिए, बीच में कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए चार्ज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्जेस
गुम नहीं हो सकते, खो नहीं सकते। खोना मतलब, गुम हो जाना मतलब, हमने यहाँ से 100 भेजे और यहाँ पे हमें 80 ही मिलते हैं, तो 20 चार्जेस कहाँ चले गए, कहाँ खो गए? वो रुक नहीं सकते अंदर, क्योंकि चार्ज तो चलते रहेंगे। ओके, रुक नहीं सकते अंदर कहीं भी। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ से जितने चार्ज भेजते हैं उतने ही चार्ज यहाँ पे हमें मिलने चाहिए। तो इसका मतलब अंदर भी कितने चार्ज गए हैं, Q। लेकिन अब Q इस पे गए हैं या इस पे गए हैं या इस पे गए हैं, तो आंसर है इस Q में से कुछ चार्ज इस वाली ब्रांच में गया है, कुछ चार्ज इस वाली ब्रांच में गया है और कुछ इस वाली ब्रांच में गया। तो मान लेते हैं इसमें चार्ज जाता है Q1, इसमें गया Q2 और इसमें गया Q3। ये Q1 यहाँ गया और ये इस तरह से स्टोर हो गया। और इंडक्शन के कारण यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। जितना चार्ज यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नेगेटिव यहाँ पे डेवलप होंगे, उतने जितने पॉजिटिव यहाँ हैं उतने नेगेटिव यहाँ हैं, जितने पॉजिटिव यहाँ हैं उतने नेगेटिव यहाँ हैं। बट तीनों कैपेसिटर्स पे अब चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज अब बढ़ गया है। पहले सीरीज के अंदर चार्ज कॉमन था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, यहाँ पे चार्ज बढ़ गया है। और क्या चीज़ कॉमन हो जाएगी, पोटेंशियल कॉमन हो जाएगी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V। ओके, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है, V। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से चार्ज गया, इस चार्ज पे हमें कुछ वर्क करना पड़ा। ओके, उतना ही वर्क हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। ओके, उतना ही वर्क हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये अलग से A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर अलग से A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर अलग से A पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो हमें तीनों के अंदर वर्क सेम करना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों अलग अलग हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, सीरीज के अंदर क्या था, पहले कैपेसिटर पे वर्क करना पड़ता था, फिर कुछ एनर्जी कम हो जाती थी, दूसरे कैपेसिटर तक पहुंचते थे तो दूसरे पे कुछ अलग वर्क होता था, तीसरे पे अलग वर्क होता था, क्योंकि सब एक ही लाइन में जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे इसके अक्रॉस हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, इसके ऊपर चार्ज को हमें सेट करना है, तो इसके अक्रॉस हमें कुछ वर्क करना होगा, काम करना होगा, और वही काम हम यहाँ करेंगे, उतना ही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो तीनों के अंदर वर्क डन कैसा है, सेम, यानी तीनों में पोटेंशियल कैसा है, सेम। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज एक रनर है, एक आदमी दौड़ता है, तो जब उसको A से B तक जाना है दौड़ के, तो देखिए A से B तक जाएगा दौड़ के, तो पहले इस कैपेसिटर को जंप करेगा। ये मान लेते हैं उसके लिए बैरियर है, ऑब्स्टेकल है, रास्ते में बाधा है उसके लिए, तो पहले वो यहाँ पे जंप करेगा, फिर उसके बाद यहाँ जंप करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जंप करेगा। तो जब वो यहाँ पे जंप करता है तो कुछ एनर्जी यहाँ खर्च कर देता है, फिर जब इसको जंप करेगा तो पहले ऑलरेडी कुछ वर्क कर चुका है, तो यहाँ पे जब आएगा वो जंप करके तो ऑलरेडी वो किस पे वर्क कर चुका है, इस कैपेसिटर पे वर्क कर चुका है, तो वो फिर बची हुई एनर्जी से इस पे खर्च जंप करेगा। फिर इससे जब यहाँ पहुँचेगा तो इन दोनों कैपेसिटर्स पे वो वर्क कर चुका है, यानी इन दोनों बैरियर्स को वो क्रॉस कर चुका है, यानी इन दोनों बैरियर्स पे वो अपनी एनर्जी खर्च कर चुका है। तो बची हुई एनर्जी अब कहाँ खर्च होगी, यहाँ खर्च होगी। तो इस तरह से जितनी टोटल एनर्जी उसमें से कुछ यहाँ खर्च कर देता है, कुछ यहाँ खर्च कर देता है, कुछ यहाँ खर्च कर देता है। ये वाला दूर है, ये वाला थोड़ा पास में है उसके, और ये वाला सबसे पास। जब वो A पे था तो सबसे पास में ये वाला कैपेसिटर था उसके, रनर के पास में सबसे पहले ये वाला ऑब्स्टेकल था, तो यहाँ पे वो कूदा। फिर ये एक ऑब्स्टेकल दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो एनर्जी इसको जंप करा, तो एनर्जी इधर खर्च हो गई थी, इधर भी कुछ खर्च हो गई। ऐसे करते करते तीनों पे अलग अलग एनर्जी खर्च होती है। अब इधर देखिए, इसको हमने कहा तू A से B तक जा, तो या तो वो इस रास्ते से जाएगा, तो उसको कितने कैपेसिटर जंप करने पड़े, एक ही कैपेसिटर जंप करना पड़ा। अगर उससे कहते हैं इस रास्ते से जा, तो बात तो वही है, उसको यहाँ भी कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि यहाँ भी एक ही कैपेसिटर आ रहा है। तो अगर उसको कहे इस कैपेसिटर से जा, तो यहाँ भी कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम। तो जितना वर्क यहाँ करना पड़ रहा है उसको, इसको जंप करने के लिए, उतना ही यहाँ करना पड़ रहा है, उतना ही यहाँ करना पड़ रहा है। जितनी एनर्जी वो यहाँ खर्च कर रहा है उतनी यहाँ खर्च कर रहा है, उतनी एनर्जी यहाँ खर्च कर रहा है। ओके, तो एनर्जी है कितनी उसके पास, एनर्जी है V, और ये एनर्जी वो एनर्जी है जो कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे है बैटरी के पास है,
उतनी एनर्जी लेके वो जाएगा, दौड़ेगा, इस रास्ते से जाएगा या इससे जाएगा या फिर इससे जाएगा। तो जितनी एनर्जी यहाँ से लेके जाएगा उतनी एनर्जी यहाँ पे खर्च कर देगा, या अगर इस रास्ते से गया तो यहाँ खर्च कर देगा। मान लेते हैं उसको हमने दी 100 जूल एनर्जी। 100 जूल एनर्जी लेके वो यहाँ से गया और पहले वाले रास्ते से गया, पहले वाले कैपेसिटर को जंप किया, तो कितनी खर्च कर देगा एनर्जी? पूरी की पूरी, क्योंकि उसको पता है कि इस कैपेसिटर को जंप करने के बाद आगे तो कुछ और है नहीं, तो पूरी एनर्जी यहाँ खर्च कर देगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना? V। यहाँ पे 100, अगर उसको कहते हैं यहाँ से जा तो यहाँ भी कितना होता? 100। उसको कहते हैं यहाँ से जा तो यहाँ भी कितनी खर्च कर देता? 100। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं ना। तो चार्ज का इसमें क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Q1 हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो चार्ज हो गया C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। ओके, सेकेंड, पोटेंशियल या वोल्टेज इज सेम across each capacitor. Okay, so V is equal to Q1 upon C1 is equal to Q2 upon C2 is equal to Q3 upon C3। तो अब इस रिलेशन से हम बता सकते हैं कि Q is directly proportional to C, क्योंकि V तो कांस्टेंट है तीनों कैपेसिटर्स के लिए। V सब में कैसा है? सेम है। तो कांस्टेंट इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यानी अगर हमसे पूछा जाए बताइए किस कैपेसिटर पे चार्जेस ज़्यादा हैं, Q1, Q2, Q3 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होगा जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है उसमें कैपेसिटर, उस पर चार्ज का स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वोल्टेज तो तीनों में कैसा है? सेम है, कांस्टेंट है। तो जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी चार्ज को स्टोर करने की, वही चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टोर करेगा। ओके, तो इससे ये पता चलता है। नाउ थर्ड पॉइंट, सी इक्विवेलेंट। तो वापस से सी इक्विवेलेंट पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना है? V। टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन V। तो इसको लिख सकते हैं हम Q1 अपॉन V प्लस Q2 अपॉन V प्लस Q3 अपॉन V। Q1 अपॉन V, इस V को अगर हम इधर ले आएँ या यहाँ से देख सकते हैं, Q1 अपॉन V, Q1 अपॉन V यानी C1, इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। सो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, यहाँ पे हमने Q1 अपॉन V की वैल्यू यहाँ से रख दी, Q1 अपॉन V यहाँ रखा, C1 इधर आ गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे रख दिया। ओके, तो अब देखिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर n कैपेसिटर्स of same capacitance। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस अप टू C। कितने टाइम C हो गया ये? n टाइम्स C। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स C। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस, कौन सा कैपेसिटेंस? टोटल कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। ओके, क्योंकि n टाइम्स C आ रहा है, मतलब 2 कैपेसिटर लगाएंगे तो 2C, 3 लगाएंगे तो 3C, 100 लगा दिए तो 100C। तो n कहाँ पे है? यहाँ पे ऊपर है C के साथ में। तो जितने ज़्यादा कैपेसिटर्स
पैरेलल कंबाइन करेंगे टोटल कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। सीरीज में क्या था, जितने कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन करेंगे कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा डिक्रीज होगी। यहाँ पे जितने कैपेसिटर्स को पैरेलल में हम कंबाइन करेंगे तो कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। ओके, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड एंड the value of total capacitance is larger than the largest one capacitance। ओके, जैसे वहाँ पे सबसे कम कैपेसिटेंस से भी कम वैल्यू आती है सी इक्विवेलेंट की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस जिसका है उससे भी सबसे ज़्यादा आएगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका है 4, इसका है 6, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 की जगह 2 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, तो जो 12 है वो क्या है, सी इक्विवेलेंट। तो जो 12 है वो जो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस है यानी 6 उससे भी क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, नाउ इसके अंदर देखिए Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू C1V, C2V एंड C3V। तो हम इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है सारा कैपेसिटेंस, पैरेलल कैपेसिटेंस एंड सीरीज कैपेसिटेंस, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होगी उनकी डेरिवेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, और इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और भी है, दैट इज़ मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में चलते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू।